नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह इजराइल ने हमले किए थे ईरान के ऊपर और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज पे और बाकी सारी जगहों पर हमले हुए थे। इस हमले का तुरंत बदला लिया गया है। अभी जब मैं ये वीडियो करने आया था तो ये खबर आई और ये जो चैनल 12 है इजराइल का, उसने ये खबर दी कि सेंसर से हमें छूट मिल गई है ये बताने की कि हाइफा के ऊपर दूसरा हमला हुआ है। और हाइफा के ऊपर जो ये दूसरा हमला हुआ है इसमें साफ आग और धुआं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हाइफा की बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके साथ एक और बात, अभी तक इंडिविजुअल्स को मारने में ईरान बच रहा था। जिस तरह से व्यक्तिगत हत्याएं होती हैं उनसे ईरान बच रहा था, जबकि इजराइल लगातार ईरानियन लीडरशिप से और आईआरजीसी की लीडरशिप से जुड़े लोगों को निशाना बना के मार रहा था। अब ईरान के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कहा है कि अगले जो हमारे निशाने होंगे वो खाड़ी के अंदर और इजराइल के अंदर, दोनों के अंदर जो अमेरिकी और ज़ायनिस्ट ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे निशाने होंगे और अब हम उनको सीधे निशाना करके मारेंगे। यानी एस्केलेशन को अगर आप देखें तो एस्केलेशन और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, घटने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया कि उसका सारा इंटरेस्ट तेल में है, यानी वो ईरान का तेल चाहता है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि उसको सारी दुनिया का तेल चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात जो अमेरिकी अखबारों में लगातार आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान के पास जो 1000 पाउंड यूरेनियम है, उस यूरेनियम को कैसे भी जब्त करके अमेरिका ले जाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। कागज पर देखिए तो यह प्लान बड़ा आसान सा लगता है और बहुत सिंपल लगता है कि अमेरिका के सैनिक आएंगे, पानी से हमला होगा, जमीन से हमला होगा, आसमान से हमला होगा और जाएंगे, कोई सामान हो जैसे यूरेनियम उसको उठाएंगे और लेकर अमेरिका चले जाएंगे। सुनने में यह बड़ा आसान लगता है। लेकिन अभी मैंने बात की थी जनरल बख्शी से, उसके अलावा भी तमाम एक्सपर्ट्स को मैं लगातार सुन रहा हूं और बात करने की उनसे कोशिश कर रहा हूं और समझ में यह आ रहा है कि कागज पर यह प्लान जितना आसान लग रहा है, जमीन पर यह प्लान उतना ही खतरनाक होगा। सबसे बड़ी बात, समंदर के रास्ते ईरान में एंट्री करना अपने आप में बेहद मुश्किल काम होगा। ईरान ने समंदर के अंदर जो माइंस बिछाई हैं, जिस तरह से मिसाइल्स का जाल है पूरा, सबसे पहले तो अमेरिका से जो भी जहाजें आएंगी उनके ऊपर जबरदस्त हमला होगा और यह पहले हो चुका है। अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जो इन्होंने लगाई थी, दोनों की दोनों ईरानी हमले का निशाना बनकर इस जंग से बाहर चली गई हैं। अब इनमें से जो लोग बच जाएंगे, जो जमीन पर पैर रखने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर ईरानी मिसाइलें बरसेंगी जब वो जमीन पर आएंगे और इन मिसाइलों से बच के जो आगे बढ़ेंगे उनका मुकाबला होगा आईआरजीसी के सैनिकों से, जो ट्रेंचेज में खाइयां बनाकर वहां पर तैयार बैठे हैं और चाइना और रशिया से मिले हुए बेहद मॉडर्न हथियारों से अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार है। और इनसे भी जो बच गए वो जब आगे बढ़ेंगे तो सीधे ईरानी मिसाइलें गिरेंगी, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि वहां आसपास जो ईरानी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बर्बाद हो गए। तो खार्ग आइलैंड हो या यूरेनियम रिच इलाका हो जहां पर यूरेनियम रखा गया है, एक तो एक जगह यूरेनियम नहीं रखा गया है, नतांज में भी है, फोर्दो में भी है, हर अलग अलग जगह यूरेनियम रखा गया है, यह कहा जा रहा है। दूसरा, वहां पहुंचने के जो मुश्किलात हैं वो मैंने आपको बता दिए। और तीसरा, ये जो यूरेनियम रखा गया है, बताया यह जा रहा है कि पहाड़ों के नीचे बहुत गहरी सुरंगें बनाकर रखा गया है। इसीलिए जो इनके बॉम्ब्स होते हैं, जो इनके बॉम्ब्स जमीन के नीचे जाकर चीजों को मार सकते हैं, बंकर बॉम्ब्स जिनको कहते हैं ये, वो बंकर बॉम्ब वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो अमेरिकी सैनिक वहां तक पहुंचेंगे तो ईरान के जाल में फंसेंगे या फिर वहां से निकल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ज्यादा उम्मीद यही है कि उन जगहों पर ही उनको खत्म कर दिया जाए और इन सब के बावजूद अगर वहां पहुंच गए तो भी उस यूरेनियम को सेफली ले जा पाएंगे या ईरानी मिसाइलों का निशाना बनेंगी वो प्लेन्स जिनमें जा रही होगी ये
सारी की सारी यूरेनियम, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चाहे खारग आइलैंड पर कब्जा करने की बात हो और चाहे यूरेनियम ले जाने की बात हो, ये अमेरिका के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। ना तो ये बॉलीवुड की फिल्म है और ना कोई गेम है जिसमें बड़ी आसानी से इन चीजों को होते हुए हम देख लेते हैं। तो कितना यह प्लान सक्सेसफुल होगा हम नहीं जानते। एक तरफ इस प्लान की बात हो रही है, एक तरफ वीडियोस आ रहे हैं कि वहां मरीज जो हैं अपने घर वालों को सलाम करके, घर वालों से हक करके, गले मिलकर निकल रही हैं ईरान के हमले पर। और एक तरफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, उन सब के बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि समझौता जल्दी ही हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं, वो किसी भी तरह से जल्दी ईरान के मसले से निकलना चाहते हैं। चाहे उसके बाद इजराइल का जो होना हो, इजराइल अपने दम पर जब तक लड़ना चाहे तब तक लड़े ईरान से। और अगर अमेरिका निकल गया, अकेले इजराइल को ईरान से लड़ना हुआ, तो क्या हाल होगा उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। और उसका अंदाजा अमेरिका भी और इजराइल भी बहुत कायदे से लगा सकता है। इसलिए अमेरिका के निकलने का मतलब होगा इस जंग को खत्म करने की बात करेगा इजराइल। देखिए, अगले 10 दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। या तो 10 दिन में यह जंग बिल्कुल दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगी और या फिर हमें आपको कोई समझौता दिखाई देगा। इस बीच में ऐसी भी खबरें आई कि IRGC और पजेश्कियन के बीच में तनातनी चल रही है। ऐसी खबरें जो आ रही हैं वो खास तौर पर अमेरिका के जर्नलिस्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई सोर्स नहीं दे रहे हैं। तो उनको यह खबर ईरान के अंदर से मिल रही है या उनके अपने दिमाग की उपज है, ये हम नहीं जानते। एक पक्की खबर हमारे पास है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो इनका ओरिजिनल प्लान था कुर्दों को एक्टिवेट करने का, और कुर्द आकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे और अंदर से सरकार पलट देंगे, वो कैसे फेल हुआ, इसको लेकर खबर हमारे पास है। और ये तुर्की के अखबार ने छापी है, बहुत डिटेल में 2 खबरें छापी हैं। पहली खबर यह बताती है कि यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि ईरान के पास पूरी इंटेलिजेंस थी, पूरी जानकारी थी, और अगर कुर्दिश जो फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ती तो उनके ऊपर जबरदस्त हमला होता, और वो आगे नहीं बढ़ पाती। और दूसरी खबर ये बताती है कि तुर्की ने ये कहा कि किसी भी हालत में हम कुर्दिश फौजों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। अगर कुर्दिश फौजों को एक्टिवेट किया जाएगा ईरान के खिलाफ, तो हम उनके ऊपर हमला कर देंगे, यहां से ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब इसकी वजह बहुत साफ समझ में आती है। ईरान में अगर इस तरह का डिस्टरबेंस होता और ईरान गिर जाता, तो अगला निशाना तुर्की था। तुर्की ये बात बहुत कायदे से समझ रहा है। इसलिए इस बार तुर्की के जो बयानात आ रहे हैं और जो हरकतें भी हैं, वो दोनों मजेदार हैं। जैसे फिदान जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जितने बवाल हैं उसके जड़ में सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। सिर्फ इजराइल है जो यहां पर रोज नए नए तमाशे करता है और रोज नई नई लड़ाइयां शुरू करता है। और ये एक ऐसी बात है कि कोई भी अगर आंख खोल कर देखेगा तो उसको दिखाई देगा। आप एक इलाके पर उंगली रखिए जहां लड़ाई चल रही हो, जहां बवाल चल रहा हो, और 2 मिनट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह सारा तमाशा इजराइल का किया हुआ है। जहां भी आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने वाली कोई कंट्री है तो इजराइल है। और इजराइल के लोग जिस तरह से खुलेआम कह चुके हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का होगा, और तुर्की इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका कितना भी करीबी दोस्त हो, लेकिन जिस दिन बात इजराइल की आएगी वो इजराइल के साथ खड़ा होगा, तुर्की के साथ नहीं खड़ा होगा। इसीलिए शायद तुर्की ने कुर्दिश फौजों को वो आजादी नहीं दी जो जरूरी थी ईरान के अंदर घुसने की और ईरान में बवाल फैलाने की। तो कुर्दिश वाला जो सपना था वो पूरी तरह से अमेरिका का फेल हो चुका है। दरअसल अगर आप देखेंगे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मेजर जनरल बख्शी भी यही बात कह रहे थे जब मैंने बात की, मेजर जनरल यशमोर ने भी यही कहा था कि इनके पास कोई प्लान बी नहीं था। 48 घंटे में सब हो जाएगा, यही प्लान करके बेचारे आए थे, प्लान बी नहीं था। अब जब ईरान ने फंसा लिया है, 48 घंटे से मामला 1 महीना खिंच गया है, तो नए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। इनके अपने अफसर मना कर रहे हैं कि मत करो ये। इनके पुराने सीनियर रिटायर्ड CIA के ऑफिसर्स, मोसाद के डायरेक्टर्स, आर्मी के, सेंटकॉम के बड़े बड़े ऑफिसर जो रिटायर हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेवकूफाना है। लेकिन अब ये ऐसा इस जाल में फंस गए हैं कि ना निकलना मुमकिन है और ना इसमें बने रहना आसान है। जहां तक समझौते का मामला है, मैं कई बार कह चुका हूं कि दोनों को विन विन सिचुएशन चाहिए। जैसे अगर आप बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने को ट्रंप ने अपने नाक का सवाल बनाया हुआ है और बंद रखने को ईरान ने अपने नाक का सवाल बनाया हुआ है। खबरें यह आ रही हैं कि टाल बूथ तो वहां शुरू हो चुका है।
जो भी जहाजें गुजर रही हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है और ईरान की संसद में ऐसा कानून लाने की बात की जा रही है जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमेशा के लिए ईरान का कंट्रोल हो जाए। ईरान किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को तैयार नहीं है। तो ट्रंप समझौता करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था हो सकता है हम और ईरान मिलकर इसको चलाएं, तो कोई समझौता होगा, कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको साफ करूं, जंग की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन ईरान में भी जितना नुकसान हो रहा है, यूनिवर्सिटीज पे बम गिरे हैं, वाटर फैसिलिटीज पे गिरे हैं, पावर स्ट्रक्चर पर गिरे हैं, कई सारे सीनियर्स मारे गए हैं, घरों पे गिरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक डेयरी का उद्योग था उसके ऊपर बम गिरा है, तो ईरान को भी नुकसान कम नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि अगर इस दौर में देखें तो ईरान का जो तेल की बिक्री है वो बढ़ गई है। 1.5 से 1.8 मिलियन बीपीडी कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल लगातार ईरान बेच रहा है। ईरान के तेल की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान सबका हुआ है, मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसा मुल्क है जिसका नुकसान नहीं हुआ है। और नुकसान इजराइल का भी बहुत हुआ है, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं कि इजराइल का नुकसान तो अमेरिका पूरा कर देगा। इन मुल्कों के लिए नुकसान पूरा करना आसान नहीं होगा। जो टूटे हैं, जले हैं सेंटर, जिनको बर्बाद किया गया है, उनको बनाने में बरसों लग जाएंगे और ईरानियन इकॉनमी को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ईरान के अंदर भी जरूर यह बात हो रही होगी कि इस जंग को अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है, इस जंग को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। लेकिन अगर अमेरिका अपनी गुंडागर्दी पर लगा रहेगा, अगर अमेरिका लगातार इसको एस्केलेट करता रहेगा, तो फिर ईरान जिस मूड में है उस मूड में ये जंग 6 महीने चलेगी या साल भर चलेगी, हम नहीं जानते। ये जंग लगातार खिंचती चली जाएगी। और सबसे ज्यादा जो इसका असर हुआ है वो हुआ है गल्फ कंट्रीज पे। जैसे यूएई की बात करें, जब से यूएई बना है 1971 के आसपास यूएई पूरी तरह से बनता है, रास अल खेमा वगैरह सब उसमें शामिल होते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनता है, तब से लेके अभी तक यूएई आमतौर पर अपनी जमीन पर किसी जंग में शामिल नहीं हुआ है। और वो एक ऐसे मुल्क के रूप में डेवलप हुआ है जो मिडिल ईस्ट में रहते हुए भी अमेरिकन ज्यादा लगता था या लगता है, जहां दुनिया भर के लोग बसे हुए हैं, जहां इंडस्ट्रीज हैं, और आप कह सकते हैं एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। कोई कहीं से पैसा लेके आए, वहां पे सारी ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। और इसका फायदा यह हुआ है कि यूएई एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल हब बना है, जहां दुनिया भर के लोग रेजिडेंसी पाना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं। लेकिन इस जंग ने यूएई को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान माली टर्म्स में तो है ही, रेपुटेशन के टर्म में है कि अब कोई यह नहीं कह पाएगा कि यूएई में जंग नहीं होती। यूएई ईरान के बीच में ऐसा नहीं है कोई बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, रिश्तों में दिक्कत बहुत सारी रही है। कम से कम 3 ऐसे आप कह सकते हैं टापू हैं जिन टापुओं के मालिकाने को लेकर बात चलती रही है। जैसे आप जो नक्शा देख रहे हैं उसमें ग्रेट तुनब दिख रहा है, लेसर तुन दिख रहा है और अबू मूसा दिख रहा है। ये 3 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन आइलैंड्स पर इस समय ईरान का कब्जा है। लेकिन यूएई ये चाहता है, यूएई ये मानता है कि ट्रेडिशनली ये उसके हैं, क्योंकि उसका कहना है कि रास अल खेमा जो एमिरेट्स है उसका कब्जा इसके ऊपर रहा है। उसके साथ ईरान का 1971 में जब इंग्लैंड बाहर जा रहा था वहां से, तो समझौता हुआ था, जिसके बाद से पूरा कब्जा ईरान का है। तो इनके बीच में अलग अलग चीजों को लेकर विवाद है। अब यूएई का कहना है कि जो समझौता हो उसमें ये भी शामिल हो और ये यूएई को लौटा देना चाहिए वगैरह वगैरह। ये तो तभी होगा जब ईरान को आप पूरी तरह से हरा लेंगे, वरना ईरान अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। और हराना आपके लिए आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूएई के पास आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, सऊदी के पास आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, बहरीन के पास भी है, थोड़ी सी सही, लेकिन आर्मी नेवी सबके पास है। दिक्कत दूसरी है। दिक्कत यह है कि ये सारे के सारे मुल्क अपने शहरों पर मिसाइलों को गिरना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो कोप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप यूएई का देखिए, यूएई में 85% जनता बाहर की है। जब तक ठिकानों पे बम गिर रहा है तब तक तो ठीक है, कम लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर बिल्डिंगों पर गिरने लगेगा, अगर शहरों पे मिसाइलें गिरने लगेंगी, अगर कोलैटरल डैमेज होने लगेंगे, तो उसमें से बहुत सारे लोग निकलना चाहेंगे और यूएई की छवि हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। यही हाल सऊदी अरबिया का है, यही हाल बाकी अरब मुल्कों का भी है कि ऐसा नहीं है उनके पास सेना नहीं है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़ाई में उतरे तो जिस तरह का नुकसान इजराइल में हो रहा है, अगर उनके यहां हुआ तो फिर उसको दोबारा खड़ा करना आसान काम नहीं होगा। और जो इमेज खराब होगी, जो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट खत्म होगा, उसकी भरपाई कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। ईरान के साथ उल्टा है। ईरान के ऊपर तो आपने पहले से ही सैंक्शन लगाए हुए हैं, पहले से ही दुनिया में कहीं से इन्वेस्टमेंट ईरान में नहीं आता है।
तो जो नुकसान झेलना है, जो परेशानी झेलनी है, वहां की अपनी जनता झेल रही है। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि सबके बावजूद मिडिल ईस्ट की कंट्री जिस जंग में सीधे जाएंगी। दूसरी एक्टिविटी चल रही हैं, जैसे बताया जा रहा है कि यूएई ने जो ईरानी नागरिक हैं उसमें से कई तो ऐसे हैं जो पैदा वहीं हुए, कई ऐसे हैं जो 40-40 साल से वहां पर रह रहे हैं, उनसे रेजिडेंसी छीन ली है, उनको अपने देश से निकल जाने के लिए कहा है। ईरान ने कहा है कि अगर आप ईरानी हैं तो जमीन के रास्ते बिल्कुल ईरान में आइए, आपका बिल्कुल वेलकम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन सोचिए, जो आदमी 40 साल से वहां पर नौकरी कर रहा है उसके लिए तो वही वतन बन जाएगा। अब उसके लिए ईरान जाना, नए सिरे से अपना बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब कर रहे हैं। बदले में ईरान ने भी 1200 अमीराती जो वहां पे रहते हैं उनको तुरंत हफ्ते भर के अंदर ईरान छोड़ने की बात कही है, तुरंत कहा है कि हफ्ते भर के अंदर ईरान छोड़ के चले जाएं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन सीधी लड़ाई हो पाना अभी फिलहाल मुझे मुश्किल लग रहा है, और ये अमेरिका के लिए अपने आप में एक मुश्किल है, जो लगातार चाहता है कि मिडिल ईस्ट इस लड़ाई में शामिल हो जाए। इजराइल के अंदर यह हाल है कि अब कहा जा रहा है 80% मिसाइलें जमीन पर गिर रही हैं। यानी 10 मिसाइलें अगर ईरान फेंक रहा है तो उसमें 8 मिसाइलें ऐसी हैं जो निशाने पर जाके लग रही हैं। जाहिर है जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी इजराइल में भी नुकसान और बढ़ेगा। इधर पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सारे सेंसर के बावजूद इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। वहां के भी पावर सेक्टर पर हमला हो रहा है, वहां की भी रिफाइनरी पर हमला हो रहा है। यूएई की बात करें तो वहां जो ग्लोबल एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम बनाने की एक बड़ी कंपनी है, वहां जो हमला हुआ उसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो नुकसान तो पूरे इलाके का हो रहा है। कई बार मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल चाहता है कि अरब मुल्कों का जितना नुकसान हो जाए उतना बेहतर है, उतने ये कमजोर हो जाएंगे, बाद में इनसे लड़ना, इन पर कब्जा करना उतना ही आसान होगा। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इजराइल इस बार जिस तरह का नुकसान झेल रहा है और अमेरिका और यूरोप में इजराइल का समर्थन जिस तरह से घट रहा है, अब इसके लिए यह सब कर पाना आसान काम नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं एक बहुत छोटी सी, सुबह मैंने इस पर डिटेल में बात किया था, जो चर्च में नहीं जाने दिया गया था, लैटिन जो पैट्रियार्क थे जिनको होली सेपल्कर में नहीं जाने दिया गया था संडे मास के लिए, आज से अगर 6 महीने पहले यह घटना हुई होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इस समय आप सोचिए, सारे यूरोप में लगभग सारे लीडर्स ने इसकी मजम्मत की और उसके बाद तुरंत नेतन्याहू को ट्रैक बदलना पड़ा। यह कहा कि पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो मिलने जाएंगे पैट्रियार्क से, और बीच का रास्ता अपनाना पड़ा। तो इजराइल की जिस तरह से सारी दुनिया में हेठी हुई है, जिस तरह से सारी दुनिया में इजराइल की इमेज खराब हुई है, उसके लिए भी आसान काम नहीं होगा। और सोचिए, अगर इस जंग के बाद ईरान और मजबूत बनकर उभरा तब इजराइल के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई है सऊदी अरबिया की, टर्की की, इजिप्ट की और पाकिस्तान की, ये एक नए तरह की ग्रुपिंग बनाने की बात है। और अगर कल को अरब मुल्कों ने अपनी इस ग्रुपिंग में ईरान को भी किसी तरह से शामिल कर लिया, या ईरान ने अरब मुल्कों को यह कहा कि तुमसे हमारी लड़ाई नहीं है भाई, हम अगर साथ हो जाएं तो इजराइल हम में से किसी पर हमला नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? अमेरिकन बेसिस का आप देखिए, इजराइल कह रहा है कि अमेरिका अपने बेस अब हमारे अंदर बना ले। यानी कहीं ना कहीं यह भी चल रहा है, क्योंकि ट्रंप पहले कह चुका है कि अगर हम वहां नहीं रहे तो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, अरब कंट्रीज की सुरक्षा, उनकी हिफाजत करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यह चल रहा है कि अपने बेसिस को अमेरिका वहां से हटा ले। अगर केवल इजराइल के अंदर ये बेसिस होते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा मजेदार मामला होगा। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुछ पर्दे के सामने चल रही हैं, कुछ पर्दे के पीछे चल रही हैं। जो नुकसानदायक है वो ये कि पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तबाही हो रही है वो देख के दर्द होता है। जंग खत्म होने के बाद भी महीनों लग जाएंगे रिपेयर करने में और चीजों को अपनी पुरानी गति में लाने में, और ये पीरियड हिंदुस्तान सहित सारी दुनिया के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकता है। इसलिए जंग जितनी जल्दी से जल्दी रुके उतनी बेहतर है। जो पोप लियो हैं, संडे मास के दिन उन्होंने एक बात कही, वो बात मैं आप लोगों से दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा, गॉड रिजेक्ट्स प्रेयर्स ऑफ द लीडर्स हु वेज वार्स। जो लीडर्स जंग छेड़ते हैं, भगवान या खुदा या गॉड उनकी प्रेयर, उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। काश ये बात लोगों के समझ में आए और जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि अगर नहीं खत्म होगी तो ईरान तो छोड़िए, ईरान तो बर्बादियां झेल ही रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट और इजराइल ऐसी बर्बादी झेलेंगे कि दोबारा पैर पर खड़े होने से पहले बरसों लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।